माय नेम इज़ प्रवीण सिंह। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराई थी। आज हम उससे आगे की जो एक्सरसाइज है 1.2 उसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले उसमें एक प्रमेय लगती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये होती क्या है। उसके बाद इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो भाज्य संख्याएं और दूसरा अभाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भी भाग चला जाएगा तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी भाग चला जाता है, उससे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, मैं एक संख्या लिखता हूँ 8। हम इस 8 को देखेंगे तो ये जो 8 है इसमें 1 से भाग जाएगा और 8 से जाएगा। इसके अलावा इसमें 2 से भी भाग जा सकता है, 4 से भी जा सकता है। ऐसे ही 6, 10, 9 ये संख्या हमारी कैसी हैं? भाज्य संख्या। क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्याओं से भी भाग जा सकता है, तो इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। यानी अभाज्य संख्या होंगी एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार से। यानी कि ये ऐसी संख्याएं हैं जब इनमें अगर हम भाग दें तो इसमें या तो 1 से भाग जाएगा या स्वयं से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिनमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग चला जाएगा उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो ये हमने जाना कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। यानी जिन संख्याओं में केवल स्वयं से या एक से भाग जाएगा तो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी, और जिन संख्याओं में स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाएगा उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए, जो भाज्य संख्या होती हैं इनके हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं।
अभाज्य गुणनखंड। यानी अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे मान लो हमें एक संख्या दे रखी है 36, अगर किसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि हमें इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इसे हमें ऐसी संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है कि जिनमें केवल स्वयं से भाग जाएगा, अन्य किसी से भाग नहीं जाएगा। जैसे जब इसके फैक्टर करते हैं तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से जो संख्या है अभाज्य संख्या चलती रहती हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। जैसे 2 है, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 से किया तो 9, 9 को देखेंगे तो अब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 का भाग देंगे 9 में तो 3, फिर 3 से देंगे 1। तो 36 की बात करें यानी 36, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। ये 36 के अभाज्य गुणनखंड हो जाए। चाहे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 भी 2 बार है, तो इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। तो कोई भी संख्या हो, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड करने हो तो हमें बस क्या करना है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, उनसे उस दी हुई संख्या में भाग देना है और उस संख्या के जो गुणनखंड बनाने हैं वो केवल प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, तब उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और एक बात और, जैसे 36 था, इसके गुणनखंड हम ऐसे भी कर सकते थे। जैसे मैं पहले 3 से कर देता तो ये हो जाता 12, फिर 3 से करते 4, फिर 2 से करते 2, फिर 2 से करते तो ये आ जाता 1। यानी कि 36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 2। आंसर हमारा ये भी सही है, लेकिन क्या है कि इनको एक क्रम के रूप में लिखा जाए तो कभी भी हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। यानी कि कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनमें हमारा आंसर मैच नहीं करता है। तो उसके लिए क्या है, अगर हम इनको क्रम से लिखें, यानी कि इनका जो क्रम है वो क्या है 2 × 2 × 3 × 3, यानी पहले छोटी संख्या उसके बाद में बड़ी संख्या, तो कभी भी हमारा आंसर ऐसा नहीं होगा कि मिसमैच हो जाए, हमेशा हमारा आंसर मैच ही होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, बस हमें उन्हें क्रम से रखना होगा। तो ये है हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करते हैं हम, जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनकी सहायता से एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लासा और मासा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी नंबर्स दे दिए जाएं 2 और उनका हमें मान लो एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो। जैसे मान लीजिए एक 12 है और 18, 2 संख्या दे रखी हो। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे पहले 12 है, 12 के फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से देंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ऐसे 18 को इसके फैक्टर करेंगे 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। अब देखो बात करते हैं इसके एचसीएफ की, यानी कि मासा। मासा क्या होगा, देखो एचसीएफ के बारे में मैंने बताया था कि जो संख्या हमारी कॉमन होती हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। जैसे इसमें 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया, एक 3 कॉमन मिल गया 3 लिख दिया। तो जो संख्या हमें कॉमन मिलती हैं उन्हीं का बस मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या कहलाता है हमारा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। अगर बात करें एलसीएम की यानी कि लासा, तो लासा क्या होता है, ये भी हम एचसीएफ की तरह ही करते हैं, बस इसमें क्या होगा, जो कॉमन संख्या हैं पहले तो उन्हें लिखेंगे। जैसे ये 2 कॉमन था, फिर 3 कॉमन था,
उसके बाद और देखते हैं कि इनमें और कोई कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर कोई और संख्या कॉमन नहीं मिलती तो बाकी के बच्चे जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा था 2 और यहाँ बचा 3, उनको भी क्या किया हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 36। तो कोई भी 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कितनी भी संख्या दे रखी हों, अगर उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या करना है, बस हमें उनके फैक्टर्स करने हैं। जो कॉमन फैक्टर होंगे दोनों में उनसे हमारा एचसीएफ बनेगा, और एलसीएम के लिए जो कॉमन फैक्टर होंगे पहले उन्हें लिख लेंगे, उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं उन संख्याओं को भी लिख लेते हैं और उन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम। तो देखिए जो एलसीएम और एचसीएफ है उनको हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर 2 संख्याएं दे रखी हों, उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो तो उसका एक फॉर्मूला और होता है हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि अगर मान लो हमें कोई भी 2 डिजिट दे रखी हो, अगर उनका हमें एचसीएफ दिया हो, एलसीएम ना दिया हो, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा उनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अगर एलसीएम दिया हो, एचसीएफ ना दिया हो तो एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। या एक संख्या दे रखी हो, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो, तो फिर हम वो संख्या ज्ञात कर सकते हैं दूसरी वाली। जैसे मान लीजिए अभी मैंने संख्या ली थी 12 और 18, इनका जैसे इस प्रमेय को यानी कि इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करके बताते हैं। जो एचसीएफ था वो आया था हमारा 6 और एलसीएम था 36। तो देखते हैं इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए इसका बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 18। तो 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 एकन 18, 18 और 3 21, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आया हमारा 216। अगर बात करें इसके बाएं पक्ष की, सॉरी दाएं पक्ष की यानी कि राइट हैंड साइड, तो ये है हमारा HCF इंटू LCM। तो HCF था हमारा 6 और LCM था 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 में गुणा किया 36, 36 की 6 हासिल 3, 6 18 और 3 21, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों ही कैसी हमारी इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो हमारा बिल्कुल सही है, और इस फॉर्मूले के आधार पर हम 2 संख्याओं का HCF भी ज्ञात कर सकते हैं, LCM ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये दोनों दिए हों और एक संख्या दे रखी हो तो हम दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का यानी कि 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रो। अब आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज है हमारी 1.2, उसका पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। यानी ये जो संख्याएं दे रखी हैं इन सभी संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभी मैंने बताया था आपको कोई भी संख्या दे रखी हो उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। जो अभाज्य संख्या होती हैं केवल उन्हीं से भाग देते जाते हैं, उन्हीं के फैक्टर के रूप में उनको क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, फिर 2 से किया 35, 3 से भाग जाएगा नहीं इसमें तो 5 से करते हैं तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1, यानी जो 140 है इसके जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी कोई भी संख्या दे रखी हो उसके प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के लिए केवल प्राइम नंबर से यानी कि अभाज्य संख्याओं से उसमें भाग देते जाते हैं।
उसके बाद यहाँ जितनी भी संख्याएं आती हैं उनको क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनफल। जो अभाज्य गुणनखंड है उनके गुणनफल के रूप में किसी संख्या को व्यक्त करना। ऐसे ही देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है 156। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, जैसे 2 का डिवाइड करें तो 2 का डिवाइड करेंगे तो देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 नाम 18, फिर 3 से करेंगे 3 एकन 3, 3 तिया 9, फिर 13 से करेंगे तो 1। जो 156 है इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ये इसका आंसर हो गया। ऐसी मान लो जो नेक्स्ट संख्या है हमारी 3825, इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से भाग देकर देखेंगे। ये कैसी संख्या है, एक विषम संख्या, क्योंकि पीछे इसके क्या लिखा हुआ 5, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3 से भाग देकर देखते हैं। तो 3 से भाग देकर देखने के लिए देखो 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लो। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि इसमें 3 से भाग चला जाएगा। क्योंकि इनके एडिशन में अगर 3 से भाग चला गया तो समझ लीजिए कि इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, फिर 2 उतारेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर से क्या करते हैं, फिर वही प्रोसेस, 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे, फिर इसे चेक करते हैं कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3 से भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं जाएगा। तो अब क्या करते हैं, पीछे देखो इसके क्या लिखा हुआ 5। अगर किसी संख्या के पीछे मान लो या तो 5 हो या 0 हो तो समझ लो कि उसमें 5 से भाग चला जाएगा। इसके पीछे 5 है तो क्या करते हैं, इसमें 5 का भाग देते हैं। 5 अट्ठे 40, 55 25, फिर से 5 से भाग देते हैं, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। अब देखिए जो 17 है ये क्या है, एक प्राइम नंबर्स होती है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें केवल 17 से ही भाग जाएगा। और इसके अगर फैक्टर की बात करें 3825, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन के मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए हैं। बाकी की जो 2 पार्ट हैं इसके वो आपको स्वयं करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यानी पहले क्या करना है, हमें इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं और उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है इसकी जांच करनी है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। संख्याएं दी गई हैं इसमें 26 और 91। क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स करते हैं। पहले 26 के फैक्टर करेंगे, देखो 2 का डिवाइड 2 इसमें कितनी बार जाएगा 13, फिर 13 से करेंगे तो 1, तो 26 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 के फैक्टर करते हैं तो इसमें 7 से भाग जाएगा हमारा 13 बार, फिर 13 से 1 बार, और इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 7 इंटू 13। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले इसका HCF यानी कि मासा कितना होगा। जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मासा। दोनों में 13 कॉमन है और कोई संख्या इनमें कॉमन नहीं है। अगर कोई और संख्या भी कॉमन होती उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा कॉमन केवल 13, तो इसलिए इसका HCF कितना हो गया 13। ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं LCM। तो देखो LCM क्या होता है, जो कॉमन हो सबसे पहले तो उन्हें लिखेंगे। जैसे 13 कॉमन था तो 13, अगर कोई और संख्या कॉमन होती तो उसे लिख लेते। उसके बाद जो संख्या हमारी बाकी की बचती हैं, जैसे यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 7,
अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को भी लिख लेंगे और इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 30 इंटू 7 दूनी 14, देखो 13 चौक 52 की 2 हासिल 5, 13 एकन 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 18, यानी इनका जो एलसीएम है वो कितना हो गया 182। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया इनका 182। अब क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसे प्रूफ करते हैं। देखिए जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो है दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं देखिए हमारी हैं 26 इंटू 19, यानी कि दो संख्या थी हमारी, वो कौन सी है 26 और 91 थे। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 91 में 26 से गुणा करेंगे तो 6 एकन 6, 6 नाम 54, 2 एकन 2, 2 नाम 18, ऐड कर दीजिए 6 6 3 2, तो इनका जो मल्टीप्लाई हो गया 2 3 6 6। अब देखिए क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी HCF इंटू LCM। देखिए HCF था हमारा 13 और LCM था 182। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल हो जाएगी 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हासिल हो जाएगी अब 10, 13 का 13, 13 और 10 हो जाएंगे हमारे 23। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी निकली 2366 और राइट हैंड साइड है वो भी कितनी निकली 2366, यानी LHS बराबर हो गया RHS के। यानी कि जो चीज़ प्रूफ करवाई थी, यानी कि जो फॉर्मूला था वो प्रूफ करवाया था, वो हमारा फॉर्मूला इसमें प्रूफ हो गया। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक है 510 और 92, 336 और 54। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं, जिससे कि क्या है आपकी प्रैक्टिस हो। अगर समझ में ना आए कोई सा भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके बता दोगे, तब भी मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है, जो भी हमें संख्याएं दे रखी हैं उन सब का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, और वो भी किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। देखिए सॉल्व करते हैं इन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 12, 15 और 21। तो क्या करते हैं, पहले सबके फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 12 है, इसे लिख सकते हैं हम, इसके यहाँ फैक्टर करें। जैसे देखो 12 के 2 से भाग देंगे तो 6 बार, फिर 2 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे तो 1 बार। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही जो नेक्स्ट है हमारा 15, इसके फैक्टर करेंगे। देखो 3 से भाग देंगे 5 बार, 5 से देंगे तो 1 बार, 3 इंटू 5। ऐसे ही 21 के करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार, यानी कि 3 इंटू 7। यानी कि जो तीनों संख्याएं हमारी 15, 12 और 21, इनके जो फैक्टर्स हैं वो है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के हैं 3 इंटू 5 और 21 के हैं 3 इंटू 7। तो इनका देखो पहले क्या करते हैं, हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF क्या होता है, मैंने बताया है, कोई भी कितनी भी संख्याएं दे रखी हों उनके प्राइम फैक्टर करने पर जो जो फैक्टर कॉमन होंगे उन संख्याओं में, उन संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या कहलाता है, हमारा HCF। तो यहाँ बात करें, इनमें जो कॉमन है वो क्या है 3। तीनों में क्या कॉमन था हमारा 3। इसके अलावा कोई और संख्या देखते हैं, बाकी की कोई और संख्या तीनों में कॉमन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, HCF बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। तो देखो LCM के लिए क्या करते हैं, पहले तो जो कॉमन होंगी संख्या उन्हें लिखेंगे। जैसे कि तीनों में क्या कॉमन था 3, लिख लिया।
उसके बाद देखते हैं कोई और संख्या कॉमन है, इन दोनों में भी नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है, इसमें और इसमें भी नहीं है। तो बाकी की जितनी भी संख्याएं बची होंगी उन संख्याओं को भी क्या है मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, जैसे इंटू 2 इंटू 2 ये दोनों, फिर उसके बाद में इंटू 5, फिर इंटू 7। अब क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 420। तो इन संख्याओं के अगर HCF की बात करें तो HCF हो गया 3 और LCM की बात करें तो LCM हो गया हमारा 420। देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड, इसमें संख्याएं दे रखी हैं हमारी 17, 23 और 29। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 17 के फैक्टर करेंगे तो ये होंगे 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर करते हैं तो 23 इंटू 1, 29 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 29 इंटू 1। देखिए ये जो तीनों संख्याएं हैं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके अगर फैक्टर्स की बात करें तो इनके जो फैक्टर होते हैं वो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, यानी कि इनमें कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब इनमें केवल स्वयं से या 1 से ही भाग जाएगा। तो इनके फैक्टर हो गए 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। तो इनके अगर HCF की बात करें तो इनका HCF हो जाएगा, देखो तीनों में क्या कॉमन है 1, तो इनका HCF कितना हो गया 1। अगर बात करें इनके LCM की तो देखिए LCM क्या होगा, तीनों में कॉमन था 1 इंटू 17 इंटू 23 और इंटू 29। इन सब का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 17 एकम 17, 17 का गुणा करते हैं, 17 × 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 इंटू 29। अब क्या करेंगे 391 में 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 9 एकम 9, 9 नाम 81 की 1 हासिल 8, 9 × 27, 27 और 8 हो गए हमारे 35, 2 एकम 2, 2 का 9 मल्टीप्लाई किया तो 18 की 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, ये हो गए 9, 3, 3, 7 और 3 कितने हो गए 10 और एक कैरी का तो कितने हो गए 11। तो ये हो जाएगा 11,339, ये इसका आंसर हो गया। तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। जो थर्ड क्वेश्चन है उसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे जिससे आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है HCF 306,657 बराबर 9, यानी कि 306 और 657 का HCF दिया है 9। तो हमें क्या करना है, इनका LCM ज्ञात करना है, यानी कि HCF 306,657 = 9 और हमें क्या करना है, इनका जो LCM है वो ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। या पहले HCF लिख लो या बाद में LCM लिख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी संख्या को भी हम पहले लिख सकते हैं। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। जो संख्याएं हैं हमारी वो हैं 306 गुणा 657 बराबर LCM हमें पता नहीं, वो क्या है हमें ज्ञात करना है, इंटू HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। देखो LCM निकालने के लिए 9 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा LCM = 306 गुणा 657 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 9। अब क्या करते हैं, देखो 9 से इसे काट लेंगे, 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 7 = 63 और 2 बचे 9 × 3 = 27, यानी कि 306 गुणा 73। तो
इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 306 में 73 से गुणा करेंगे तो 3 छिक्के 18, 3 तिया 9, 7 छिक्के 42, 7 तिया 21, ये आ गया हमारा 8, 3 9 4 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और ये 2। आंसर हो जाएगा हमारा 22,338। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी ये पूछा है कि क्या 6 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या करें तो इकाई का अंक 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए दी गई संख्या है हमारी 6 की पावर n और हमें बताना है कि अगर मैं स्मॉल n बराबर क्या रखूं प्राकृतिक संख्या, यानी स्मॉल n की वैल्यू क्या हो एक प्राकृतिक संख्या, तो ये जो 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं n की जगह 1 रखकर देखते हैं। देखो n बराबर 1 लेने पर तो 6 की पावर 1 बराबर कितना हो गया 6। फिर क्या करते हैं n बराबर 2 लेने पर तो करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। ऐसे ही n बराबर 3 लेने पर 6 का क्यूब हो जाएगा वो होगा हमारा 216। तो इसमें हम जो देख रहे हैं कि जो इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है 6। और 6 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या लें हम आगे इसी प्रकार तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो हमारा कितना आएगा 6 ही आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं अर्थात 6 की पावर n का इकाई अंक सभी 6 की पावर n का इकाई अंक n के समस्त प्राकृतिक मानों के लिए 6 ही आएगा। यानी कि जो 6 की पावर n का इकाई अंक है n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए इसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा कितना रहेगा 6 ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि हमें बताना है ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। देखिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। तो देखो जब इसे हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम इनको ऐड कर दें, क्योंकि जो हमारा बॉड मास का रूल है उसके अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा मल्टीप्लाई उसके बाद एडिशन। तो पहले क्या करना है हमें इन तीनों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसमें 13 को ऐड करना है। तो देखिए 7 का 11 में गुणा किया तो ये हो गया हमारा 77 गुणा 13 प्लस 13, 13 सत्ते 91 की 1 और हासिल हो जाएगी हमारी 9, 13 सत्ते 91, 91 और 9 हो गए हमारे 100 प्लस 13 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 1014। अब हम क्या करते हैं, हमें चेक करना है कि ये जो संख्या निकल कर आई है हमारी ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं बस इसके फैक्टर कर कर देख लो 1014, इसके फैक्टर करेंगे जैसे 2 का डिवाइड करो 2 पंजे 10 और उसके बाद 0 2 सत्ते 14, ठीक है। उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं 3 एकम
3, 2 बचे, 3 छिके 18, 3 नाम 27, फिर 13 से कर दो 13 बार, फिर 13 से कर देंगे तो एक बार। यानी कि इसके जो फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं वो क्या है हमारे 2 × 3 × 13 × 13। यानी कि देखा जाए तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें क्या है, स्वयं जो संख्या 1014 थी और एक था, इनके अलावा और भी हमारे संख्याएं आ सकती हैं, जैसे 2 है, 3 है, 13 है, यानी कि 1014 है, इसमें 2 से भी भाग जा सकता है, 13 से जा सकता है, 13 से जा सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जा सकता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके जा सकता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 1014 है यानी कि जो दी गई संख्या है हमारी, उसमें क्या है कि स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाएगा। इसलिए ये जो संख्या होगी हमारी वो कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। क्या कह सकते हैं, देखो इसलिए दी गई संख्या में स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग जा सकता है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो देखो इनका क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 7 छिक्के 42, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 का 1 में गुणा किया तो 120 आ जाएगा, और प्लस के 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 0, 12 दूनी 24 की 4, 12 चौक 48, 48 और 2 50 प्लस 5, तो ये हो गया 5045। यानी कि दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए 5045। अब क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स करके देखते हैं। देखो 5045, इसमें देखो 5 का भाग तो चला ही जाएगा क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है 5। देखो 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1009। अब देखिए जो हमारी संख्या थी 5045, हमें आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसके जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या आएगा 5045, और एक के अतिरिक्त एक संख्या कौन सी आ जाएगी, मान लो 5 आ जाएगी। चाहो तो आगे इनके भी फैक्टर करके देख लो, नहीं तो हम यहाँ से ही कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है हमारी उसमें उसके अतिरिक्त एक फैक्टर क्या आ रहा है हमारा 5 भी आ रहा है, इसलिए यह संख्या हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है। तो देखो दी गई संख्या में, दी गई संख्या के गुणनखंडों में एक तथा स्वयं के अतिरिक्त 5 भी आएगा, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों ने क्या किया, एक ही स्थान से और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो हमें बताना है कि कितने समय बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, यानी कि एक मैदान है और उसका जो पथ है वो कैसा है, चारों ओर से वृत्ताकार। मान लीजिए इस स्थान से रवि और सोनिया दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। जो सोनिया है उसको इस स्थान से ऐसे करके चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि जो रवि है उसे 12 मिनट लगते हैं। देखो
सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। तो मान लीजिए दोनों ने इस डायरेक्शन में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, तो हमें ये बताना है कि इसी स्थान पर आने के लिए दोनों को एक साथ इसी स्थान पर आने के लिए कितने समय तक चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी कि ऐसे करके मान लो सोनिया ने एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, यानी एक चक्कर लगाया सोनिया ने 18 मिनट में, 2 चक्कर लगाएगी, फिर से 18 ऐड कर दो, 3 चक्कर के लिए फिर से 18, ऐसे ही रवि के लिए मान लो 12 + 12 + 12, यानी जितने भी चक्कर लगाएंगे ये उतना ही क्या हो जाएगा, टाइम उसमें ऐड होता चला जाएगा। तो हमें ये बताना है दोनों को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, देखो सोनिया को एक चक्कर लगाने के लिए 18, रवि को 12 मिनट, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो हमें बताना है कि कितने समय बाद दोनों इसी स्थान पर आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो उसने हमसे जो पूछा है इसमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। अगर इसका हम एलसीएम निकाल देंगे तो समझ लीजिए कि वही क्या होगा, टाइम होगा जिस टाइम के बाद दोनों दोबारा से इसी स्थान पर आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं एलसीएम 18,12 ज्ञात कर लूँगा तो समझ लो कि उतने मिनट बाद ही दोनों दोबारा से इसी स्थान पर आ जाएंगे। देखो एलसीएम 18 और 12 का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 18 के फैक्टर करते हैं 2 × 3 × 3, 12 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 4। अब देखो एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो जो कॉमन है पहले उन्हें लिखेंगे, सॉरी 12 के होंगे 2 × 2 × 3, जो कॉमन था पहले वो लिख लिया। उसके बाद जो संख्या बची हैं, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से कितना बचा है 2, दोनों को लिख लिया। 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों फिर से इसी स्थान पर आ जाएंगे। यानी कह सकते हैं हम कि 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिले। जैसे देखो मैं इसी से बताता हूँ, जैसे मान लो जो सोनिया है उसने एक चक्कर लगाया 18 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाया फिर से 18 मिनट में, रवि ने मान लो पहला चक्कर लगाया 12 मिनट में, दूसरा लगाएगा 12 में, तीसरा भी लगाएगा 12 में, यानी कि 36 मिनट बाद रवि कहाँ पर होगा, यहाँ, और 18 + 18 यानी कि 36 मिनट बाद सोनिया भी कहाँ पर होगी, यहीं पर, यानी कि दोनों ही क्या होंगे, हमारे प्रारंभिक स्थान पर आ जाए। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, या मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं जो हाई स्कूल में हों, उनके लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी क्या है कि जो मैथ है उसकी अच्छी नॉलेज मिल जाए। धन्यवाद।